हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट एडू क्लासेस। और जैसा कि आप लोग का टेंथ को इंग्लिश का एग्जाम है, ठीक है, इंग्लिश के एग्जामिनेशंस है। तो इंग्लिश का जो आप लोग का एग्जाम है उसके लिए हम लोग लाए हैं एक नया इंटरैक्टिव इंग्लिश का एमसीक्यू पेपर जो है वो आप लोग खुद से जो है सॉल्व कर सकते हो, राइट। और उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, आप लोग पता कर सकते हो कि आप लोग कितना प्रिपेयर्ड हो। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश का जो भी आप लोग का चैप्टर्स रहने वाला है उसका सारा एमसीक्यूज हम लोग उसी इंटरैक्टिव जो ब्लॉग है उसके थ्रू सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। अब इसके अलावा जिसको चैप्टर का समरी चाहिए या चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन चाहिए तो हम लोग का लिंक्स दिया हुआ है, ठीक है। प्लेलिस्ट का लिंक दिया है जिसमें सारा चैप्टर एक एक करके एक्सप्लेन किया हुआ है, और एक अलग से वीडियो भी मिल जाएगा जिसमें क्या है कि आपका जो सारा सिर्फ समरी है, ठीक है, सिर्फ समरी है, वो एक वीडियो में आपको यूनाइटेड मिल जाएगा जहां से आप पढ़ सकते हो, चैप्टर को क्लियरली समझ सकते हो, ठीक है। और मैं बोल दे रहा हूँ, हालांकि मैं एमसीक्यू करा रहा हूँ बट इसका ये मतलब नहीं कि आप पढ़ के नहीं जाओगे, आप चैप्टर अपने हिसाब से रीड करो, समझो, पढ़ करके जाओ, ठीक है। और ये जो है ये हम लोग का जो इंटरैक्टिव कोर्स है, इंटरैक्टिव जो टेस्ट है, ये आप लोग हम लोग के वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्टली वेबसाइट ओपन करके ब्लॉग सेक्शन में जा करके आप इसको ओपन कर सकते हो, और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। तो फर्दर टाइम वेस्ट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चैप्टर 1 से ही स्टार्ट करेंगे, राइट। चैप्टर 1, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। तो इस तरह का इंटरफेस आप लोग को मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं सिर्फ एमसीक्यू, ठीक है। समरी वाला वीडियो आप लोग को लिंक अटैच मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द हु इज द पोएट ऑफ द पोएम ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ठीक है। ये है आपका अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। नेक्स्ट, ठीक है। एक जो भी आप आंसर कर रहे हो सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो जितना भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेगा उसके हिसाब से आपको स्कोर भी आपको एंड में मिल जाएगा, ठीक है। Tennyson belongs to which of the following historical ages? The Victorian age. ठीक है। When was Alfred Lord Tennyson born? Alfred Lord Tennyson was born in 1809. ठीक है। उसके बाद वेयर वॉज एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन बॉर्न? एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का जन्म हुआ कहाँ था, ठीक है। तो ये है लिंकनशायर इंग्लैंड, ठीक है, लिंकनशायर इंग्लैंड। When did the poet die? When did the poet die? 1892। अब देखो, हालांकि पोएम में तुमको पोएट नहीं भी प्रेजेंट मिल सकता है, ठीक है, बट हाँ ये ब्रेक 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 है, ये एक नरेटेड पोएम है जो नरेटर ने खुद से बोला है, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस किया है। तो यहाँ पर नरेटर का भी इंपॉर्टेंस है, रोल है। बट बात समझने की ये कोशिश करो कि जो भी पोएम या स्टोरी पढ़ रहे हो उसके राइटर का बारे में आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। राइटर के बारे में, उनका जो बर्थ डेट था, मतलब बर्थ ईयर था या डेथ ईयर था, विच प्लेस ही शी वॉज बॉर्न, ठीक है। तो ये सब चीज पता रखना, यहाँ से एमसीक्यू आता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। Whom does Tennyson commemorate in the poem Break Break Break? आर्थर हेनरी हेलम, ठीक है, आर्थर हेनरी हेलम। ये कौन थे? ये नरेटर के फ्रेंड थे, ठीक है, जो बचपन में, मतलब बचपन में क्या, बेसिकली मतलब कुछ साल पहले गुजर गए, ठीक है। ये पोएट के एक फ्रेंड थे। इन विच ईयर डिड आर्थर हेनरी हलम डाई? कौन से ईयर में उनका डेथ हुआ था? इट वॉज 1833, ठीक है, 1833 में उनका डेथ हो गया था। When was the poem Break 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 composed? और 1835 में इस पोएम को कंपोज किया गया था, ठीक है, 1835 में इस पोएम को कंपोज किया गया था। चलो, व्हाट टाइप ऑफ वर्स वर्क इज ब्रेक ब्रेक ब्रेक? किस तरह का वर्स में लिखा गया है? वर्स मतलब यहाँ पर राइमिंग का जो है उसका बात हो रहा है, ठीक है। तो इट इज एलिजाई, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड अटर? अटर का मतलब स्पीक या से, बोलना, ठीक है, बोलना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैड इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पोएम? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैड? लैड का मतलब क्या होता है? लड़का, बॉय, ठीक है, लैड का मतलब बॉय। उसके बाद व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेवन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेवन? हेवन का मतलब रिट्रीट और रिफ्यूज, ठीक है। इसका मतलब क्या है? रिट्रीट और रिफ्यूज का मतलब क्या है? बेसिकली यहाँ पर ये मतलब है कि जो शेल्टर वगैरह होता है ना, जहाँ पर कुछ मतलब समझ लो शिप्स वगैरह जो जहाँ पर रहता है, ठीक है, बेसिकली पोर्ट टाइप का जगह, तो उसको रिट्रीट या रिफ्यूज बोलते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रैग?
क्रैक का मतलब क्या है? स्टीप रॉकी क्लिफ। स्टीप रॉकी क्लिफ का मतलब चट्टान का कोई छोर, ठीक है, एंड का बात हो रहा है। चलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंडर ग्रेस? टेंडर ग्रेस का मतलब इजी हैप्पीनेस, ठीक है, इजी हैप्पीनेस। टेंडर मतलब क्या होता है? मतलब टेंडर मतलब सॉफ्ट, डेलिकेट, ठीक है, डेलिकेट का बात हो रहा है, डेलिकेट हैप्पीनेस, ठीक है, खुशी, उस चीज का बात हो रहा है। उसके बाद आ जाता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैनिश? वैनिश का मतलब है डिसअपियर सडनली, गायब हो जाना, ठीक है। हु और व्हाट इज द स्पीकर एड्रेसिंग इन द फर्स्ट स्टैंजा? किसको एड्रेस कर रहे हैं स्पीकर फर्स्ट स्टैंजा में? सी के वेव्स को। ब्रेक 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 वो किसको बोल रहे हैं? वो सी के वेव्स को बोल रहे हैं। व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द पोएम? सी शोर। पोएम सी शोर पे सेट है। व्हाट आर द वेव्स ऑफ द सी कॉन्स्टेंटली डूइंग? सी का जो वेव्स है वो क्या कर रहा है? ठीक है, स्ट्राइकिंग अगेंस्ट कोल्ड ग्रे स्टोन्स। कोल्ड ग्रे स्टोन्स के अगेंस्ट में स्ट्राइक कर रहा है, यानी कि वेव्स आकर के जो स्टोन्स है सी शोर में उनसे टकरा रहा है, ठीक है ना। What imagery does Tennyson use to describe the stones in the first stanza? पहले स्टैंजा में क्या इमेजरी मतलब क्या सीन जो है यूज किया जा रहा है, ठीक है, जिससे स्टोन्स को डिस्क्राइब किया जा रहा है? तो कोल्ड एंड ग्रे यूज किया गया है, ठीक है। स्टोन्स को क्या बताया गया है? कोल्ड एंड ग्रे, ठीक है। चलो, हाउ डज द स्पीकर डिस्क्राइब नेचर इन द फर्स्ट स्टैंजा? नेचर को फर्स्ट स्टैंजा में कैसा बताया गया है? इन ब्लीक टर्म्स, ठीक है। ब्लीक मतलब यहाँ पर ब्लीक का मतलब यही हो रहा है कि थोड़ा सा शांत, जो आपका कोल्ड नेचर, ठीक है, उस तरह से डिस्क्राइब किया गया। क्लियर है? उसके बाद 21 में आ जाते हैं। 21 क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? द फ्रेज माई टंग कुड अटर इम्प्लाइज द स्पीकर विशेज। फ्रेज, ये जो फ्रेज यूज किया माई टंग कुड अटर, इससे स्पीकर क्या बोलना चाह रहे हैं? माई टंग कुड अटर से स्पीकर बोलना चाह रहे हैं कि मतलब काश मैं बोल पाता, काश मेरी जुबान वो बातें बोल पाती, ठीक है। तो यहाँ होगा ही कुड एक्सप्रेस द थॉट्स दैट अराइज इन हिम। नहीं, वो चाहते हैं कि काश वो अपना थॉट्स जो हैं वो एक्सप्रेस कर पाते, ठीक है। एक सेकेंड, चलो 22, व्हाट इज द स्पीकर्स मूड इन द पोएम? स्पीकर का क्या मूड था पोएम में, ठीक है। सोम्ब्रे और मेलांकोलिक। सोम्ब्रे और मेलांकोलिक का मतलब यही होता है सैड, जिसको हम लोग बोलते हैं, सोरोफुल बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद व्हाट डज द फिशरमैन बॉय डू इन द सेकंड स्टैंजा? प्ले विथ हिज सिस्टर, प्ले विथ हिज ब्रदर, सिंग विथ हिज ब्रदर, शाउट विथ हिज सिस्टर, सिंग विथ हिज सिस्टर, शाउट विथ हिज सिस्टर एट हिज प्ले, ठीक है। यानी कि अपनी बहन के संग खेल रहा है और चिल्ला रहा है। समझ में आया? वट इज द सेलर लैड डू इन द सेकंड स्टैंजा? सेलर लैड मतलब सेलर बच्चा, ठीक है, सेलर लड़का, वो क्या कर रहा है? सिंग्स इन हिज बोट, ठीक है। हाउ आर द चिल्ड्रन पोर्ट्रेड इन द नेचुरल सराउंडिंग इन द सेकंड स्टैंजा? नेचुरल सराउंडिंग में चिल्ड्रन को किस तरह से पोर्ट्रे किया गया है, किस तरह से दिखाया गया है, ठीक है। चिल्ड्रन क्या है? हारमोनी विद द नेचर, यानी कि नेचर के साथ सिंक में, ठीक है, नेचर के साथ सिंक में है, खुशी है, मतलब खुशहाल है, ठीक है। अब क्या है? हाउ डज द हैप्पी स्टेट ऑफ द चिल्ड्रन अफेक्ट द स्पीकर? जो बच्चे लोग हैप्पी थे, बच्चे लोग खुश थे, उसको देख के स्पीकर को कैसा महसूस हो रहा था? उससे उनको अपना दुख बड़ा लग रहा था। किसी और को हंसता हुआ देख करके ना इंसान को अपना गम और बड़ा लगने लगता है। तो वही चीज स्पीकर भी फेस कर रहे थे। जब बच्चा लोग हंस खेल रहा था तो उनको अपना दुख और बड़ा लगने लगा था। इट एम्फसाइजेज हिज ओन ग्रीफ, यानी कि उनको उनका दुख और ज्यादा गहरा लगने लगा था, ठीक है। वेयर डू द स्टेटली शिप्स गो इन द थर्ड स्टैंजा? स्टेटली शिप्स कहाँ जा रहे हैं, ठीक है? टू देयर हेवन अंडर द हिल, यानी कि अपना जो शेल्टर है, अपना जो पोर्ट है, हिल के नीचे जो शेल्टर है वहां पर जा रहे हैं, ठीक है। व्हाट डज द स्पीकर लॉन्ग फॉर इन द थर्ड स्टैंजा? स्पीकर किस चीज का वेट कर रहे हैं, किस चीज का इंतजार कर रहे हैं थर्ड स्टैंजा में, ठीक है? द टच ऑफ द वैनिश्ड हैंड, यानी कि जो हाथ जा चुका है, ठीक है, जो लौट के कभी नहीं आने वाला, उसका इंतजार कर रहे हैं। The speaker mentions the sound of a voice that is still to lament. ठीक है, the speaker mentions
द साउंड ऑफ द वॉइस दैट इज स्टिल, यानी कि जो आवाज थम चुका है, जो आवाज रुक चुका है, इसको किस लिए स्पीकर ने मेंशन किया है। ठीक है, यहाँ पर ये दिखाने के लिए कि एक दोस्त या कोई करीबी जा चुका है। ठीक है, द लॉस ऑफ अ फ्रेंड और अ लव्ड वन। विच लाइन ऑफ द पोएम इज रिपीटेड इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द फोर्थ स्टैंजा। फर्स्ट लाइन होगा। ठीक है, द repetition of break 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 in the fourth stanza signifies the continuity of nature versus discontinuity of life। फिर क्या है, what does the speaker acknowledge will never come back to him। क्या स्पीकर देखता है कि उसके पास कभी लौट के नहीं आएगा। ठीक है, मतलब क्या वो एक्सेप्ट कर लेता है, क्या वो एक्नॉलेज कर ले रहा है। ठीक है, द टेंडर ग्रेस ऑफ द डे दैट इज डेड, यानी कि जो एक हैप्पीनेस था, जो एक खुशी था, ठीक है, उसके दोस्त के साथ होने का, वो चीज कभी उसके पास लौट के नहीं आएगा। व्हाट डज द पोएट स्ट्रगल टू एक्सेप्ट। क्या स्ट्रगल कर रहा है पोएट एक्सेप्ट करने के लिए कि लाइफ कंटिन्यू करता है डिस्पाइट ऑफ लव एंड ग्रीफ, लॉस एंड ग्रीफ। ठीक है, यहाँ इंस्पाइट लिखा है, डिस्पाइट भी लिखा रहेगा तो सेम मतलब होगा। ठीक है ना। व्हाट इज द प्राइमरी इमोशन एक्सप्रेस्ड इन द पोएम। क्या प्राइमरी इमोशन पोएम में एक्सप्रेस किया गया है। लॉन्गिंग एंड ग्रीफ, यानी कि वेटिंग एंड सैडनेस। Is it likely that Break 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 is about the death of Tennyson's friend? Okay. The Tennyson's poem Break 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 is written in what format? It is written in the format of a ballad. ठीक है, बैलेड, ये जो राइटिंग स्कीम है, ये जो राइमिंग स्कीम है, उसको बैलेड बोलते हैं। ठीक है ना। उसके बाद टेनिसन्स पोएट्री इज कैरेक्टराइज्ड बाय, टेनिसन किस तरह का पोएट्री करते थे वो पूछा जा रहा है। तो टेनिसन्स पोएट्री इज कैरेक्टराइज्ड बाय रोमांटिसिज्म एंड इमेजिनेशन। ठीक है, रोमांटिसिज्म एंड इमेजिनेशन। इन द पोएम ब्रेक ब्रेक ब्रेक, व्हाट इज ब्रेकिंग, क्या टूट रहा है। द वेव्स ऑन द शोर। व्हाट इज द सी सिंबलाइज इन द पोएम, जो समुद्र है वो क्या दर्शा रहा है, क्या सिंबलाइज कर रहा है। ठीक है ना। पैसेज ऑफ टाइम, राइट। What does the poet long for in the last stanza, किस चीज का इंतजार कर रहे हो लास्ट स्टैंजा में। ठीक है, to retrieve the past। ठीक है, ताकि वो पास्ट को वापस याद कर सके, पास्ट को वापस से रीलिव कर सके। ठीक है, उसके बाद द टोन ऑफ द पोएम ब्रेक 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 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, किस तरह का टोन है, सोरोफुल। ठीक है, सोरोफुल मतलब दुखी, गम। ठीक है, और फिर क्या है, व्हाट इज द पोएट प्रेइंग फॉर इन द फाइनल स्टैंजा ऑफ ब्रेक ब्रेक ब्रेक, किस चीज के लिए प्रे कर रहे हैं, किस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। पीस, शांति के लिए। अब देखो, जैसे ये लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का, तो इसके साथ साथ सबमिट टेस्ट का ऑप्शन आ गया। यहाँ पर हम लोग जैसे ही सबमिट करेंगे, और देखो यहाँ पर आपको जो है आपका स्कोर दिख जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से जो है इंटरैक्टिव रहने वाला। आई होप ये चैप्टर का आप लोग को समझ में आया होगा। इफ़ नॉट, किसी को कोई डाउट रहेगा तो प्लीज़ मेरे को बताना। ठीक है, मैसेज करके, आई मीन कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, चलो इसके बाद स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर का। ठीक है, चलो चैप्टर 2 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 आफ्टरवर्ड्स। ठीक है, जिस तरह से पिछला वाला रहा था उसी तरह से ये वाला भी रहेगा। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन आंसर करेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। हार्डी इज डिस्क्राइबिंग गोइंग आउट द बैक डोर, नॉट द फ्रंट, इन हिज पोएम आफ्टरवर्ड्स। व्हाट डज इट सजेस्ट इन द पोएम। हार्डी क्या बोल रहे हैं कि अपने घर के सामने वाले दरवाजे से नहीं, बल्कि पीछे वाले दरवाजे से जाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, पोएम में क्या दिखाना चाह रहा है। ये दिखा रहा है अननोटिस डेथ, यानी कि डेथ को जो है नोटिस नहीं कर पा रहे वो। ठीक है, डेथ पीछे के रास्ते से आ रहा है। फिर है हु रोट द पोएम आफ्टरवर्ड्स, थॉमस हार्डी। इन आफ्टरवर्ड्स थॉमस हार्डी रिफ्लेक्ट्स अपॉन द ब्यूटी ऑफ नेचर, द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ। ठीक है, ये होना चाहिए, द इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ। क्यों,
ब्यूटी ऑफ नेचर भी हो सकता था क्योंकि उन्होंने नेचर के बारे में बहुत कुछ डिस्कस किया है, बट यहाँ पर वो नहीं है। यहाँ पर है कि स्पीकर अपना ऑब्जर्वेंट नेचर बताना चाह रहे थे कि वो नेचर को किस तरह से देखते थे, इसलिए उनको याद रखा जाए कब, आफ्टर हिज डेथ। ठीक है, तो वो क्या दिखा रहे, इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ, की डेथ को है हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, डेथ से हम लोग बच नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक है ना, वो चीज बताया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू द पोएम व्हाट विल द स्पीकर बी रिमेम्बर्ड फॉर, किस लिए स्पीकर को याद किया जाएगा, हिज लव फॉर नेचर, ठीक है, नेचर के लिए जो उनका प्यार था उसके लिए। विच सीजन इज प्रोमिनेंटली फीचर्ड इन द पोएम, किस सीजन को प्रोमिनेंटली फीचर किया गया पोएम में, तो वो होगा स्प्रिंग, ठीक है ना। फिर द टोन ऑफ आफ्टरवर्ड्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज मेलैंकोलिक, आफ्टरवर्ड्स के टोन को किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे, मेलैंकोलिक यानी कि सैड। व्हाट डज द स्पीकर सजेस्ट अबाउट द डेथ इन पोएम, डेथ के बारे में पोएम में क्या क्या बताया जा रहा है, ठीक है। इट्स इनएविटेबल बट नॉट फाइनल, वो इनएविटेबल है यानी कि उसको अवॉइड नहीं कर सकते, राइट, अनहोनी है वो, ठीक है, एक तरह का, लेकिन उसको अवॉइड नहीं कर सकते आप। हाँ, बट नॉट फाइनल होना चाहिए था, ठीक है, बट नॉट फाइनल। चलो क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। द पोएम आफ्टरवर्ड्स फोकसेस ऑन एजिंग एंड लेगेसी, ठीक है, एजिंग एंड लेगेसी मतलब उम्र बीतता है, लोग मर जाते हैं, चले जाते हैं दुनिया से, और उसके बाद वो लोग क्या छोड़ के जाते हैं, उनका जो लेगेसी होता है, इसके बारे में बात हो रहा है, ठीक है ना। द सेंट्रल थीम ऑफ आफ्टरवर्ड्स रिवॉल्व्स अराउंड मोर्टैलिटी एंड लेगेसी, मोर्टैलिटी एंड लेगेसी। द पोएम सजेस्ट दैट द ट्रू वैल्यू ऑफ अ पर्सन लाइज इन, पोएम क्या सजेस्ट कर रहा है, एक आदमी का, एक पर्सन का जो मोरल्स है, जो वैल्यू है, वो कहाँ दिखता है, ठीक है, उसका कनेक्शन टू नेचर एंड देयर कम्युनिटी, मतलब अपने लोगों के साथ और नेचर के साथ जो कनेक्शन है उनका, उसमें दिखता है कि उसका ट्रू वैल्यूज क्या था, ठीक है। हाउ डज द स्पीकर एनविजन हिमसेल्फ इन द फ्यूचर आफ्टरवर्ड्स, इन द फ्यूचर, इन द फ्यूचर नहीं, ये नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक्स है, ठीक है। हाउ डज द स्पीकर एनविजन हिमसेल्फ इन द फ्यूचर इन आफ्टरवर्ड्स, ऐसे होना चाहिए था, ठीक है। तो ये होना चाहिए एज अ मेमोरी लिंगरिंग इन द माइंड ऑफ द लव्ड वंस, यानी कि वो खुद को एक याद की तरह याद रखवाना चाहते हैं, ठीक है, जो उनका करीबी था, उन लोग उसको, उनको याद रखे, उनके दिमाग में वो बने रहे उस तरह से, ठीक है। चलो, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम आफ्टरवर्ड, सेंट्रल थीम क्या है, पैसेज ऑफ टाइम एंड मेमोरी, पैसेज ऑफ टाइम एंड मेमोरी। उसके बाद इन आफ्टरवर्ड व्हाट इज हार्डीज एटीट्यूड टुवर्ड्स डेथ, एक्सेप्टेंस, उन्होंने डेथ को जो है इसीलिए एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, वो मान चुके हैं कि डेथ क्या है, इनएविटेबल है और उससे पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता, ठीक है। चलो फिर आ जाता है अकॉर्डिंग टू द पोएम व्हाट विल हैपन टू द स्पीकर आफ्टरवर्ड्स, बाद में स्पीकर के साथ क्या होगा, बाद में स्पीकर के साथ क्या होगा, ठीक है। तो ही हिज मेमोरी विल लिव ऑन इन द लैंडस्केप, यानी कि उनका जो मेमोरी है, उनका जो यादें हैं, वो जो नेचुरल लैंडस्केप है उसी के साथ मिलजुल करके रह जाएगा, समझ में आया। फिर क्या है, विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब द टोन ऑफ द पोएम आफ्टरवर्ड्स, कौन से वर्ड से पोएम का जो टोन है वो पता चलता है, बेस्ट हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो ये होगा मेलैंकोलिक, ठीक है, यानी कि मेलैंकोलिक यानी कि सैड, दुख भरा। व्हाट डज द स्पीकर कंटेम्पलेट अबाउट हिज लाइफ इन आफ्टरवर्ड्स, कंटेम्पलेट इज अबाउट हिज लाइफ इन आफ्टरवर्ड्स मतलब किस चीज के बारे में वो समझाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, ठीक है। हिज कनेक्शन टू द नेचर एंड लैंड, ठीक है, नेचर एंड लैंड के बारे में जो उनका कनेक्शन था नेचुरल ब्यूटी के साथ, नेचुरल लैंडस्केप के साथ, उसको, ठीक है। बट द स्पीकर सजेस्ट अबाउट द वैल्यू ऑफ लाइफ इन आफ्टरवर्ड्स, लाइफ के वैल्यू के बारे में इस पोएम में क्या बता रहा है स्पीकर, ठीक है, कि लाइफ का जो है क्या वैल्यू होता है, उसके बारे में क्या बता रहे हैं, कि लाइफ का जो मीनिंग है वो एक दूसरे के साथ कनेक्शन से पता चलता है, ठीक है, लाइफ का जो वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, वो सब हम लोग को एक दूसरे के साथ जो कनेक्शन बिल्ड करते हैं उससे पता चलता है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल आफ्टरवर्ड्स, किस तरह, क्या सिग्निफिकेंस है, किस तरह का सिग्निफिकेंस है, ठीक है, वो जो टाइटल है वो मतलब बेसिकली बताना चाह रहा है कि आफ्टरवर्ड्स माने कि आफ्टर डेथ, डेथ के बाद क्या होता है, किस तरह का माहौल होता है, किस तरह से लोग आपको याद रखते हैं, ठीक है। इट रिफ्लेक्ट्स ऑन इवेंट्स दैट ऑकर आफ्टर डेथ। हाउ डज हार्डी कन्वे द स्पीकर्स कनेक्शन टू द नेचर इन पोएम, ठीक है, यानी कि अपना जो कनेक्शन है नेचर के साथ वो किस तरह से बता रहे हैं, थ्रू डिस्क्रिप्शंस ऑफ नेचुरल लैंडस्केप, नेचुरल लैंडस्केप के डिस्क्रिप्शंस के साथ। व्हाट इज द फ्रेज
when the present has latched its postern suggest in the context of the stanza, ठीक है। when the present has latched its postern यानी कि जो present है, जो current situation है, ठीक है, वो जा रहा है, ठीक है, वो धीरे से जा रहा है। तो इसका पोएम के कंटेक्स्ट में क्या समझाने की कोशिश किया गया, ठीक है, द पैसेज ऑफ टाइम एंड क्लोजिंग ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट। What does the word postern most likely mean in the context of the line when the present has latched its postern behind my tremulous stay? ठीक है, ये postern जो वर्ड है उसका क्या मीनिंग है इस लाइन के अकॉर्डिंग। postern जो वर्ड है उसका मीनिंग है कि एक छोटा सा जो एग्जिट होता है, ठीक है, बैक मतलब बैक डोर टाइप का चीज, ठीक है, उसके बारे में बात हो रहा है। स्मॉल गेट और डोर, स्पेशली वन एट द बैक साइड ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। What is the significance of the phrase he was a man who used to notice such things? इस phrase का क्या significance है, ठीक है, कि ये उनका जो स्पीकर का जो नेचर था कि वो कितने डिटेल को मतलब अटेंशन देते थे, कितना ध्यान से देखते थे, बहुत ऑब्जर्वेंट थे उस चीज के बारे में। What did the speaker wonder about in he was a man who used to notice such things? क्या वंडर कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि वो ये सोच रहे हैं कि उनके जाने के बाद क्या लोग उनको इस तरह से याद रखेंगे कि वो एक ऐसे आदमी थे जो ऐसी चीजों को नोटिस किया करते थे, ठीक है ना। whether his observant nature will be acknowledged by others. What is being compared to an eyelid's soundless blink in the line, the descent of darkness at dusk, ठीक है, मतलब जिस तरह से हम लोग का पलक झपकने का कोई साउंड नहीं होता है, उस तरह से क्या कंपेयर किया जा रहा है नेचुरल लैंडस्केप में, कंपेयर ये किया जा रहा है कि किस तरह से अंधेरा बढ़ रहा है, ठीक है, और दिन ढलने वाला। समझ में आया? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्पीकर मेंशनिंग द डस्ट? क्या सिग्निफिकेंस है? वो दिखा रहा है कि डे एंड हो रहा है और डार्कनेस बढ़ रही है, ठीक है। इन द लाइन द ड्यू फॉल हॉक कम्स क्रॉसिंग द शेड्स टू अ लाइट, what does the dewfall dog likely refer to? dewfall hawk का मतलब हॉक एक तरह का बर्ड होता है, उसके बारे में बात हो रहा है, टाइप ऑफ बर्ड, ठीक है। what is the significance of the phrase to alight? क्या ये दिखा रहा है कि वो हॉक है, वो सेटल डाउन हो रहा है, यानी घर को वापस लौट रहा है। what does the use of the word shades contribute to the imagery in the line? shades जो वर्ड है वो जो लाइन है उसका मतलब जो पोएम है उसका इमेजरी में किस तरह से ये कर रहा है, मतलब शेड्स मतलब वो दिखा रहा है मल्टीपल जो कलर्स है, ठीक है, लाइट का कंडीशंस चेंज हो रहा है उसको। इट कन्वेज द चेंजिंग लाइट कंडीशंस ऑफ डस्क। व्हाट डज द फ्रेज टू हिम दिस मस्ट हैव बीन अ फेमिलियर साइट? ठीक है, उसके लिए ये एक फेमिलियर साइट होता है। ये फ्रेज के साथ स्पीकर क्या बोल रहे हैं, अपना रिलेशन सब्जेक्ट मतलब खुद की बात हो रही है, जो सीन है उसके साथ रिलेशन किस तरह का है, मतलब ये रिलेशन ऐसा है कि स्पीकर ने इस तरह का सीन्स बहुत बार देखा होगा क्योंकि वो इस तरह के ऑब्जर्वेंट नेचर के थे और नेचर से बहुत ज़्यादा लगाव रखते थे, ठीक है। द सब्जेक्ट हैज डीप कनेक्शन टू द सीन। फिर आ जाता है व्हाट इमोशन इज इवोक्ड बाय द फ्रेज सम नॉक्टर्नल ब्लैकनेस। सम नॉक्टर्नल ब्लैकनेस का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? नॉक्टर्नल ब्लैकनेस मतलब शांति का बात हो रहा है, ठीक है, कामनेस वो चीज़ हुआ, तो ट्रैंक्विलिटी होना चाहिए, ठीक है। What emotion is evoked by the phrase and now he is gone? इससे क्या ही होगा? सैडनेस होगा, सेटिस्फेक्शन तो होगा नहीं, ठीक है। What does the phrase but he could do a little for them imply about the subject's capabilities? मतलब यहाँ पर जो लाइन था वो ये एक्सप्लेन कर रहा था कि पोएट जो थे वो नेचर लवर थे, ठीक है, जो एनिमल्स से उनसे प्यार करते थे, बट वो उनके लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए, ये बोलने का मतलब है। तो कॉन्टेक्स्ट के लिए देखो, इसीलिए मैं बोला कि पोएम को पढ़ लेना, समझ लेना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? द सब्जेक्ट्स एफर्ट वेर अल्टीमेटली इनइफेक्टिव इन प्रोटेक्टिंग इनोसेंट क्रिएचर्स। व्हाट इमोशन द फ्रेज द स्टैंड एट द डोर इवोक? क्यूरियोसिटी। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेज एन आई फॉर सच मिस्ट्रीज? ये क्या बता रहा है? इट सजेस्ट दैट स्पीकर्स keen observation and understanding of the unknown. What is the speaker questioning in these lines? In these lines, किस lines? मतलब यहाँ पर कोट्स में लाइंस होना चाहिए था, ठीक है, बट अगर पूरा ओवरऑल हम लोग पोएम के हिसाब से लेके चले कि पोएम में क्या स्पीकर का अल्टीमेट क्वेश्चन रहने वाला है, क्या वो पूछ रहे हैं, क्या वो बताना चाह रहे हैं, तो यही क्वेश्चन रहेगा कि लोग उनको जो उनका क्यूरियोसिटी था, ठीक है, उसके लिए याद रखेंगे कि नहीं, उनको जो उनका नेचर लवर नेचर मतलब
नेचर लवर वाला जो एटीट्यूड था, ऑब्जर्वेंट नेचर था, उसके लिए याद रखेंगे कि नहीं, यही सब बात हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली होना चाहिए था, लाइंस कोटेशन में दिया हुआ होना चाहिए था, बट देखते हैं। whether people will remember him after his death, whether people will appreciate curiosity for such mystery, not knowing better, whether people will believe in, यहाँ पर ये होना चाहिए। अब बोलोगे फर्स्ट वाला क्यों नहीं है? फर्स्ट वाला क्यों नहीं है? क्योंकि वो, उनको ये बात से प्रॉब्लम नहीं है कि कोई उसे याद रखे या नहीं, उनको इस बात को जानना था कि क्या लोग उनको इस तरह से याद रखते हैं कि वो एक नेचर लवर थे। समझ में आया? What is the term bell of quittance? Bell of quittance most likely refer to in the context of the lines. बेल ऑफ क्विटेंस का मतलब क्या होता है? बेल ऑफ क्विटेंस मतलब चर्च का जो बेल होता है, किसी के मर जाने के बाद बजाया जाता है, उसको बेल ऑफ क्विटेंस बोलता है, ठीक है ना। द फ्यूनरल बेल टोलिंग टू मार्क द स्पीकर्स पासिंग। इन विच लिटरेरी पीरियड इज थॉमस हार्डी primarily associated? Victorian. Okay. Victorian. Where was Thomas Hardy born? Dorchester, England. ठीक है। उसके बाद उनका क्या प्रोफेशन था? फुल टाइम राइटर बनने से पहले वो एक आर्किटेक्ट थे, ठीक है। इन विच ईयर वॉज थॉमस हार्डी बॉर्न? 1840. इन विच ईयर डिड थॉमस हार्डी पास अवे? 1928. व्हाट वाज द कॉज ऑफ थॉमस हार्डीज डेथ? हार्ट फेलियर. when the present has latched its postern, what does the speaker mean to say here? यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं, ठीक है, when he dies, ठीक है, तो वो मर जाएंगे। In which month does the speaker think of his death in the first stanza of the poem? May. फर्स्ट stanza में स्प्रिंग का बात हो रहा था, ठीक है, May. Which natural activity does the speaker describe in the month of May? Okay. Flapping of leaves. Flapping of leaves यानी कि पत्ते एक दूसरे से टकराते हैं तो एक आवाज जो होता है उसको फ्लैपिंग ऑफ लीव्स का बात हो रहा है, ठीक है। व्हाट डज द स्पीकर कंपेयर द ग्रीन लीव्स ऑफ मे टू? ठीक है, जो नया पत्ता उगता है स्प्रिंग में उसको क्या चीज से कंपेयर कर रहे हैं? विंग्स एंड डेलिकेट न्यूस्पन सिल्क, ठीक है। विंग्स एंड डेलिकेट मतलब नया जो सिल्क उगता है, ठीक है, उस चीज का बात हो रहा है। What does the speaker wish to be remembered by his neighbors in the first stanza? किस तरह से वो याद रखवाना चाहते हैं खुद को? Minute observer of nature in spring. फर्स्ट stanza में वो स्प्रिंग का बात कर रहे थे, मे का बात कर रहे थे, इसलिए स्प्रिंग, ठीक है। Which time of the day does the speaker speak of in the second stanza of the poem? Night, afternoon, dusk. Dusk होना चाहिए, ठीक है, dusk मतलब डे डिसेंड हो रहा है, ठीक है, दिन चढ़ रहा है, दिन चढ़ना जिसको बोलते हैं वो चीज, ठीक है, दिन ढलना, सॉरी, ठीक है। How does the nighthawk descend in the second stanza? As silently as an eyelid's blink. उसके बाद क्या है? Where does the nighthawk alight? On a thorn bush. मतलब एक बुश, ठीक है, झाड़ी उसमें। What may a gazer think of the speaker in the first stanza? ठीक है, गेजर मतलब जो लोग गेज कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है, उन लोग का बात हो रहा है। वो स्पीकर के बारे में क्या सोचेंगे कि जिस तरह का मतलब वो आदमी था, मतलब पोएट जिस तरह के आदमी थे, उनके लिए ये सब क्या होगा? एक फेमिलियर साइट होगा, एक नॉर्मल सा साइट होगा जो बार बार देखते होंगे, ठीक है। तो फ्लाइट्स ऑफ द नाइट हॉक वर अ फेमिलियर साइट टू द स्पीकर। विच सीजन एंड टाइम ऑफ द डे डज द स्पीकर थिंक ऑफ डाइंग इन द थर्ड स्टैंजा ऑफ द पोएम? थर्ड स्टैंजा में क्या हो रहा है? वार्म समर नाइट, ठीक है। Which animal does the speaker think of in the third stanza? What does the animal do? थर्ड स्टैंजा में किस एनिमल का बात हो रहा है और वो क्या कर रहा है? थर्ड स्टैंजा में हेजहॉग का बात हो रहा है। हेजहॉग मतलब कांटेदार एक एनिमल होता है, जानते ही होगे सब लोग यार, इसमें बताने लग कुछ नहीं, ठीक है। What memory of the speaker does the descent of the nighthawk elicit in the mind of his survivor? ठीक है। What memory of the speaker does the descent of nighthawk elicit? आई होगा predator of innocent creatures, right? Predator of innocent creatures, ठीक है। अच्छा, प्रोटेक्टर है, सॉरी सॉरी, ये हम बोले प्रोटेक्टर ऑफ इनोसेंट क्रिएचर मतलब जो नाइट हॉक है, ठीक है, उसका जो सर्वाइवर है, ठीक है, उसका जो सर्वाइवर है उसका क्या होगा? प्रोटेक्टर, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, व्हाट डज द पर्सन कमेंट अबाउट
द स्पीकर इन द थर्ड स्टैंजा, ठीक है, थर्ड स्टैंजा में क्या कमेंट कर रहा है? द स्पीकर कुडंट डू मच फॉर इनोसेंट एनिमल्स, वो चाह करके भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, ठीक है। व्हाट डज द स्पीकर इमेजिन हिज नेबर्स डूइंग अपॉन हियरिंग ऑफ हिज डेथ, क्या इमेजिन करते हैं जब वो देख, मतलब कि जब उनका जो पड़ोसी है, जब उनका आस पड़ोस का आदमी है, उन लोग उनका डेथ के बारे में सुनेगा तो उनके बारे में क्या सोचेगा, ठीक है। तो उन लोग क्या करेगा? वॉच द स्टार लेडन विंटर स्काई, यानी कि सितारों से भरा हुआ विंटर स्काई को देखेगा। हाउ डज द स्पीकर विश हिज नेबर्स टू रिमेंबर हिम इन द फोर्थ स्टैंजा, किस तरह से उसको फोर्थ स्टैंजा में याद रखा जाएगा? समवन हु एडमायर्ड मिस्ट्रीज, जो मिस्ट्रीज को एडमायर करते थे, बहुत ज्यादा ऑब्जर्व और ध्यान से देखते थे, ठीक है। व्हाट इज द बेल ऑफ क्विटेंस मीन्स, ठीक है, बेल दैट इज टोल्ड एट अ चर्च व्हेन अ पर्सन डाइज, जब कोई मर जाता है तो जिस तरह का बेल बजता है उसकी बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद इन द फिफ्थ स्टैंजा, वेयर इज द बेल ऑफ क्विटेंस हर्ड, बेल ऑफ क्विटेंस कहाँ बजाया जा रहा है, ठीक है, इन द ग्लूम ऑफ द स्पीकर्स डेथ, स्पीकर का डेथ पे जो सैडनेस है उसमें, ठीक है। हाउ डज द पासिंग ब्रीज इम्पैक्ट द रिंगिंग ऑफ द बेल इन द फिफ्थ स्टैंजा ऑफ द पोएम, पासिंग ब्रीज जो है किस तरह से रिंगिंग ऑफ द बेल को इम्पैक्ट करता है, वो उसको पॉज कर देता है, रोक देता है, ठीक है। हाउ डज द स्पीकर विश हिज नियर एंड डियर वंस टू रिमेंबर हिम इन द फाइनल स्टैंजा, किस तरह से उनका जो करीबी आदमी लोग है याद रखेगा, उसका बात हो रहा है। As someone who noticed impact of breeze on the ringing bell. What is the setting of the poem? A serene English countryside. ठीक है। Although the poem is about death, Hardy never uses the word in the poem. मतलब death word को poem में use नहीं किया गया है, लेकिन poem क्या है? death के बारे में ही है, death के बाद क्या होता है उस बारे में। तो ये क्या है, ठीक है, वो किस तरह से death को use कर रहे हैं, death को समझा रहे हैं। He uses euphemisms. euphemisms का मतलब किसी और चीज का एग्जाम्पल देकर के किसी और चीज को समझाने का कोशिश करना, ठीक है। यानी कि एक तरह का बात बोलना जिसका खुद का एक पर्टिकुलर मीनिंग है, लेकिन उससे सिंबलाइज कुछ और करना। व्हाट डज द टाइटल वर्ड ऑफ द पोएम आफ्टरवर्ड्स रेफर टू, आफ्टरवर्ड्स क्या है, ठीक है, टाइम आफ्टर द स्पीकर्स डेथ, टाइम आफ्टर द स्पीकर्स डेथ। Which nocturnal creature is reflected? Hedgehog. In the poem afterwards, the bell of quitance refers to the bell rung to signal death. ठीक है। The word postern in the first line of the poem afterwards means back entrance. सबमिट के बाद ऐसे आपको रिजल्ट्स मिल जाएगा। इसके साथ स्टार्ट करते हैं हम अगला चैप्टर। चलो चैप्टर 3 वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्दर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जितना जल्दी हो सके सारा एमसीक्यू हम लोग कवर करेंगे, ताकि आप लोग एग्जाम से पहले एकदम रिवीजन के टाइप से इसको देख करके चले जाओ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मेंट बाय माइंड इज विदाउट फियर एंड हेड इज हेल्ड हाई, ठीक है, माइंड इज विदाउट फियर एंड हेड इज हेल्ड हाई, तो टू बी फियरलेस एंड सेल्फ रेस्पेक्टिंग। व्हाट डज टैगोर मीन बाय हेड इज हेल्ड हाई? लिव विद डिग्निटी। व्हाट डज द टर्म हेड इज हेल्ड हाई मीन्स, ठीक है, सर ऊंचा करके चलने का क्या मतलब है, ठीक है, टू हैव कॉन्फिडेंस। उसके बाद है द एक्सप्रेशन हेड इज हेल्ड हाई इंडिकेट्स फ्रीडम ऑफ माइंड एंड सेल्फ रेस्पेक्ट। फिर क्या है, व्हाट डज द एक्सप्रेशन माइंड इज विदाउट फियर मीन? माइंड इज विदाउट फियर, ये जो माइंड इज विदाउट फियर एक्सप्रेशन है, इसका मतलब क्या है कि जहां पर डर ना हो, ठीक है, लिव फियरलेसली, टू लिव फियरलेसली। Who wrote the poem where the mind is without fear? Rabindranath Tagore. Rabindranath Tagore wants his countrymen to be without fear. ठीक है, to be without fear. The poet invokes fearless mind. The poet wants his countrymen to live with self-respect. The poet wants the words to come from the depth of mind, depth of truth, depth of truth. Tagore wants the words of his countrymen to come out from depth of truth in his ideal nation, right? चलो, where does the word come out from the depth of truth? अच्छा, where words come out from the depth of truth means, इसका मतलब क्या, to be truthful, ठीक है। The poem where mind is without fear appears as a poem in गीतांजलि। अच्छा, as a poem 35 नंबर पोएम था गीतांजलि में, ठीक है। Identify the theme of the poem where the mind is without fear. Prayer.
क्या है गीतांजलि 35 क्या है? प्रेयर है। टू whom is where the mind is fear without fear addressed, गॉड, गॉड को एड्रेस किया जा रहा है, ठीक है। whom does the poet address? thee and father, god. In the sentence where the mind is without fear, where the mind is led forward by thee, the word thee refers to god. where the mind is led forward by thee, the word thee means god. एक ही क्वेश्चन बार बार दिया हुआ। my father means the almighty. in the line into that heaven of freedom, my father, let my country awake. to which country does the poet refer? इंडिया, ठीक है, इंडिया की बात हो रही है। where the mind is without fear, what does the word where refer to? ठीक है, obviously इंडिया। what does the poet mean by the expression where knowledge is free? मतलब जहां knowledge free हो, ठीक है, वो इससे वो क्या बोल रहे हैं, ठीक है, accessible to all without barriers of caste, gender, etc. ठीक है। अकॉर्डिंग टू टैगोर व्हाट इज मेंट बाय द सब क्लॉज वेयर नॉलेज इज फ्री? नॉलेज इज फ्री, इस चीज का मतलब क्या है, ठीक है, कि सब कोई को एजुकेशन मिल रही रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रेड, सोशल स्टेटस एंड नेशनलिटी, यानी कि सभी को एजुकेशन और नॉलेज का अधिकार होना चाहिए। व्हाट डज टैगोर मीन बाय द लाइन वेयर नॉलेज इज फ्री? इससे मतलब क्या? देखो घूम फिर के एक ही सवाल 14 बार दिया हुआ है, ठीक है। अनरिस्ट्रिक्टेड नॉलेजेबल अवेलेबल टू एवरीबॉडी, knowledge should be free, focuses on right to education। अच्छा, फ्री एजुकेशन होना चाहिए, राइट टू एजुकेशन नहीं। राइट टू एजुकेशन तो उनको राइट्स में आ जाता है, कि फ्री एजुकेशन होना चाहिए, ठीक है। द एक्सप्रेशन नॉलेज इज फ्री इंडिकेट्स, नॉलेज इज फ्री मतलब फ्री फ्रॉम सुपरस्टिशन, ठीक है, यानी कि कोई गलत मिथ पाल करके नॉलेज नहीं देना चाहिए, ठीक है। इसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर इज अ वेल नोन पोएट फ्रॉम वेस्ट बंगाल। Rabindranath Tagore was awarded Nobel Prize for Literature in the year 1913. For which work did Tagore win the Nobel Prize in Literature? Gitanjali. Which of the following is a very famous work? Gitanjali. ठीक है। In which, अच्छा, when was Gitanjali published? ठीक है, गीतांजलि पब्लिश हुआ था 1910 में, उसको इंग्लिश ट्रांसलेट किया गया था 1912 में, ठीक है। नोबेल प्राइज मिला था 1913 में, ठीक है। व्हेन वाज टैगोर बॉर्न? इट इज 1861। 1861 में उनका जन्म हुआ था। डेट्स प्लीज याद रखना, 1861 में जन्म हुआ था, 1910 में उन्होंने गीतांजलि कंप्लीट कर दिया था, पब्लिश किया था, 1912 में उसको इंग्लिश ट्रांसलेट किया गया था, एंड 1913 में उनको नोबेल प्राइज मिला था फॉर लिटरेचर, एंड ही वाज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू विन द नोबेल प्राइज। What aspect of Rabindranath Tagore is reflected in his poem where the mind is without fear? क्या एस्पेक्ट दिखाया जा रहा है कि वो एक पेट्रियट है, वो अपनी कंट्री से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। What was the condition of India when Tagore composed the poem? क्या कंडीशन था? इंडिया was under British rule, ठीक है। The domestic walls are usually associated with safety, comfort and love. Domestic walls किस चीज से associated होता है? Safety, comfort and love. What is the meaning of narrow domestic walls? ठीक है, नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब क्या हो गया? नैरो डोमेस्टिक वॉल्स यहाँ पर नैरो माइंडसेट, चीप माइंडसेट का जो है, चीप थॉट प्रोसेस है, उसका बात हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर होना चाहिए आइडियाज विच आर पेटी एंड नैरो माइंडेड, ठीक है। पेटी मतलब छोटा और नैरो माइंडेड मतलब माइंडसेट अच्छा नहीं है जिनका। अकॉर्डिंग टू टैगोर नैरो डोमेस्टिक वॉल्स रेफर टू, ठीक है, नैरो माइंडेड थिंकिंग। व्हाट डज नैरो डोमेस्टिक वॉल रेफर टू? सेम चीज है भाई, सिंपल सी बात, डिविजन इन द सोसाइटी। Narrow domestic wall means partition, differences, social prejudice, all of the above, ठीक है। चलो अगला क्या है? डैश ब्रेक द वर्ल्ड इनटू फ्रेगमेंट्स, नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। व्हाट डज द डोमेस्टिक वॉल्स मीन? ठीक है, वॉल, मैन मेड वॉल्स, मैन मेड वॉल्स। A nation is broken up into fragments by narrow domestic, घूम फिर के एक क्वेश्चन भाई 16-17 बार दिया। डोमेस्टिक वॉल्स वर रेज्ड बिकॉज ऑफ अ मैन्स नैरोनेस, सेल्फिशनेस एंड नैरोनेस होना चाहिए, ठीक है।
द नैरो डोमेस्टिक वॉल्स ब्रेक सोसाइटी इनटू फ्रेगमेंट्स, ब्रेक वर्ल्ड इनटू फ्रेगमेंट, वर्ल्ड होगा, ठीक है। वो वर्ड टू नैरो डोमेस्टिक वॉल डू टू अ नेशन, नेशन में क्या करता है, ब्रेक अ नेशन इनटू फ्रेगमेंट्स, ठीक है। तुम्हारा वेयर द वर्ल्ड has not been broken up into fragments. The word fragments here means, fragments का यहाँ पर क्या मतलब है, small pieces, टुकड़ों में बांटना, ठीक है। The domestic walls refers to narrow mind. The one who strives tirelessly achieves perfection. Tireless striving are two words that tell us that, ठीक है, that tell us that search for perfection never ends, never ends, यानी कि never ceases होना चाहिए, ठीक है। According to the poet, a man should always work for perfection. इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो अब अगला चैप्टर ओपन करके वहां से कंटिन्यू करते हैं। चलो चैप्टर 4 से स्टार्ट करते हैं, द चाइल्ड। और फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द शॉर्ट स्टोरी द चाइल्ड। इस शॉर्ट स्टोरी का प्रोटैगनिस्ट कौन है, गंगू, ठीक है। उसके बाद हु इज द नरेटर ऑफ द शॉर्ट स्टोरी। देखो नरेटर ऐसे तो हम लोग को पता है मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है, लेकिन स्टोरी में अननेम्ड है, ठीक है। तो अननेम्ड रिच लैंडलॉर्ड। हु इज गंगू, अ सर्वेंट इन द नरेटर्स हाउस, ठीक है। धनपत राय श्रीवास्तव इज द पेट नेम ऑफ मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद वॉज बोर्न इन 31 जुलाई 1880, ठीक है। When does Gangu ban his master in everybody's absence, जब कोई नहीं रहता है तब, ठीक है बड़ा भाई। चलो, which of the following best describes Gangu who was short temper by nature। ये दोनों सेम क्वेश्चन ही है, मतलब इन दोनों का आंसर सेम है, ठीक है। which of the following best describes Gangu, ठीक है, short tempered, और who was short tempered, Gangu, ठीक है ना। When did the narrator talk to his servants? Only when necessary, जब उनको सिर्फ जरूरत लगता था कि बात करना तभी बात करेंगे, अदरवाइज नहीं। What instruction had the narrator given to his servants? Not to visit him, ठीक है, without being called for, जब तक बुलाया ना जाए तब तक आया मत करो, ये वाला बात है, ठीक है। When do the narrator servant visit him without being asked for? When they needed advance salary or wanted to complain about other servants। मतलब जब उनको कोई ज्यादा मतलब एडवांस चाहिए होता था पैसा, कुछ जल्दी सैलरी चाहिए होता था, या किसी और सर्वेंट का कंप्लेन करना होता था, तभी वो लोग बिना बुलाए जाते थे, अदरवाइज बिना बुलाए हम लोग नहीं जा सकते थे नरेटर के पास, ठीक है। उसके बाद व्हाई डिड द नरेटर नॉट लाइक बोथ दिस प्रैक्टिसेस, ठीक है, उनको क्यों ये चीज नहीं पसंद था, ठीक है, कि वो लोग उनके पास आकर के बोले। क्योंकि पहला बात वो हमेशा सैलरी टाइम पे दिया करते थे, एंड दूसरा बात उनको बैक बिचिंग वाला हैबिट नहीं पसंद था, ठीक है ना। बिकॉज ही पेड हिज सर्वेंट्स रेगुलरली एंड ही कंसिडर्ड बैक बिटिंग एज अ साइन ऑफ वीकनेस, ठीक है। What was the narrator about to do when Gangu paid him an unsolicited visit one morning, ठीक है। Go for his morning walk, मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर निकल रहे थे जब गंगू आकर के उनको मतलब टोक दिया, बात करने के लिए रोक दिया, ठीक है ना। हाउ डिड द नरेटर फील अबाउट गंगूज अनसॉलिसिटेड विजिट, ठीक है, क्या फील होता है, अनॉयड और इरिटेटेड, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो आएगा और आकर उनको टाइम खोटी कर दिया, ठीक है ना। When was the only time Gangu considered his master busy, जब वो लिखते थे या पढ़ते रहते थे, ठीक है। गंगू के हिसाब से उनका मास्टर तभी बिजी हुआ करता था। What was the reason for Gangu's unsolicited visit to his master, या फिर one day Gangu requested to the narrator, क्या रिक्वेस्ट किया कि छोड़ दो उसको, ठीक है, he wanted to leave his work or to release him from his work, काम से निकाल देने के लिए। Why did Gangu want to leave his work in the narrator house, क्यों, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके मास्टर के ऊपर कोई उंगली उठाए, कोई क्वेश्चन करे, ठीक है। How did the narrator feel at Gangu's decision to leave? Shocked, ठीक है, वो शॉक थे, क्यों, क्योंकि उससे पहले उनका कोई भी सर्वेंट उनको कभी काम छोड़ करके गया नहीं उनके पास से, ठीक है। Whom did Gangu decided to marry? गोमती देवी, गोमती देवी से शादी करना चाहता था।
व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद गोमती देवी? ठीक है, शी वाज अ वुमेन ऑफ क्वेश्चनेबल रेपुटेशन। ठीक है, एरिया में जो गली मोहल्ला होता है वहां पर उनका रेपुटेशन बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क में रहता था। फ्रॉम वेयर वॉज गोमती एक्सपेल्ड? विडोज होम, विडोज होम से उनको निकाल दिया गया था, विधवा घर से। ठीक है, हु फेल्ड थ्राइस इन हर मैरिज? गोमती। द होम authorities had got Gomti married of 2 times, but both times she came back after a week or so. ठीक है, वो 1-2 हफ्ते के बाद वापस आ गई थी। Why according to Gangu did Gomti Devi leave both her husbands? क्यों छोड़ा? क्योंकि सिंपल सी बात है कि वहां से उनको प्यार नहीं मिलता था। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है? बिकॉज गंगू फोर्स्ड हर, नहीं, बिकॉज दे डिड नॉट लव हर, ये होना चाहिए। ठीक है ना। When there is no love, you cannot expect a woman to stay on. Who said this to whom? ये गंगू बोलता है अपने मास्टर को। ठीक है, गंगू टू हिज मास्टर। What health issues did Gomti Devi had? ठीक है, क्या इश्यूज था उनको? She got fits and became unconscious sometimes. वो कभी कभी unconscious हो जाते थे। ठीक है। What did Gomti do after being expelled from widow's home? ठीक है, took a room rent in मोहल्ला, मोहल्ले में एक घर भाड़ा करके रहने लगी थी। ठीक है, मोहल्ले में एक घर भाड़ा करके रहने लगी थी। क्या है? गोमती वॉज एन ऑब्जेक्ट ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट टू ऑल द men and women love young men। ठीक है, love lone young men to all the, basically all the people of the मोहल्ला होना चाहिए था। समझ में आया? तो अगर वो ऑप्शन मिल जाता है ऑल द पीपल ऑफ द मोहल्ला, तो वो पिक करके आना। ठीक है, बट ये ठीक है, लव लॉन यंग मैन। Why was the narrator shocked at Gangu's decision to marry गोमती देवी? वो क्यों शॉक हो गया था? नरेटर क्यों शॉक हो गया था कि गंगू इतना बड़ा डिसीजन लिया कि गोमती देवी से शादी करेगा? ठीक है, बिकॉज गंगू एक इलिटरेट ओल्ड फैशन आदमी था, इतना मॉडर्न नहीं था कि वो एक ऑलरेडी जो विधवा है उससे शादी करे। What according to the narrator did Gangu act like in marrying गोमती? Like a starved man। ठीक है, मतलब जैसा भूखा आदमी किस तरह से तड़पता है कि मेरे को कल खाना है, उस तरह से। ठीक है ना। उसके बाद है, हाउ डिड गंगू अर्न हिज लिविंग आफ्टर लिविंग द नरेटर हाउस एज अ हॉकर? ठीक है, फेरी वाला। हाउ मच डिड गंगू अर्न एज अ हॉकर पर डे? अ रूपी एंड हाफ इन डे। ठीक है, रूपी और अ रूपी एंड हाफ, 1 से 1.5 रुपया। आफ्टर मैरिज वेयर डिड गंगू लिव विद हिज वाइफ? मोहल्ला। ठीक है, why did the narrator develop a curiosity about गंगू's life? गंगू के लाइफ के बारे में उनको क्यूरियोसिटी क्यों हुआ? ठीक है, बिकॉज ही ऑलवेज रिमेन्ड हैप्पी डिस्पाइट हिज लिटिल अर्निंग्स। कम पैसा कमा कर भी वो हमेशा खुश रहता था। ठीक है, इसलिए नरेटर को उसके लाइफ में इंटरेस्ट जाग गया कि हाँ भाई जानना है क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। द नरेटर वॉज फुल्ली अश्योर्ड दैट, क्या होगा? और इन द व्यू ऑफ नरेटर, ठीक है, शी विल डेफिनेटली लीव हिम। इन दोनों का आंसर सेम है, इसलिए इन दोनों को और में दिया है। ठीक है ना। आफ्टर डैश वन डे गोमती रैन अवे फ्रॉम हाउस विदाउट टेलिंग एनीथिंग टू एनीवन। आफ्टर कितना दिन, कितने महीने के बाद हुआ? तो 5 महीने के बाद, आफ्टर 5 months गोमती देवी रैन अवे। ठीक है। हाउ डिड द नरेटर फील ऑन लर्निंग दैट गोमती हैड रन अवे? गोमती के भाग जाने के बारे में नरेटर को कैसा लगा? नरेटर को ये बात सुन के कैसा महसूस हुआ? स्ट्रेंज प्लेजर। ठीक है, स्ट्रेंजली उसको बहुत अच्छा लग रहा था कि उसका जो बोला हुआ बात था, उसका जो प्रेडिक्शन था वो सही हो रहा है। ठीक है। When Gumti ran away from home, Gangu began to find fault within himself। खुद में ही कमियां ढूंढने लगता है। ठीक है, गंगू thought Gomti certainly didn't want to live with him for his illiteracy। ठीक है, कि वो अनपढ़ था इसलिए गोमती उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। गंगू was full confident of his love and Gomti। What did the narrator expect to hear from Gangu about Gomti's leaving him? ठीक है, a story of Gomti's infidelity। ठीक है, स्टोरी ऑफ गोमतीज इनफिडेलिटी, मतलब किस तरह से वो उसके संग गलत करके गई, ये सुनना चाहता था नरेटर। ठीक है। व्हाई डिड गंगू रिप्लाई अबाउट गोमतीज लिविंग सरप्राइज द नरेटर? नरेटर को जो, मतलब गंगू जो आंसर किया, गंगू जो बताया नरेटर, ठीक है, तो वो सुन के नरेटर शॉक क्यों हो गया था? ठीक है, ये चीज पूछा। बिकॉज गंगू सेड दैट गोमती हैड नॉट टेकन सिंगल थिंग फ्रॉम द हाउस। ठीक है, गंगू ने बताया कि गोमती घर से एक चीज भी लेकर के नहीं भागी है, वो सिर्फ घर छोड़ के चली गई है।
Where did the narrator go for a month on a business after his meeting with गंगू? ठीक है, गंगू के बाद मतलब 1 महीने बाद जब वो गंगू से मिला तो कहाँ गया था? नैनीताल। What did the narrator see after his return from नैनीताल? 1 महीने बाद जब आया तो क्या देखा? गंगू एक बच्चे के साथ खड़ा है, न्यू बॉर्न बेबी के साथ। How did Gangu feel as he stood holding the newborn baby? Fatherly pride and joy. ठीक है। Where did Gangu find Gomti? Where was the child born? ठीक है, लखनऊ, वुमेन्स हॉस्पिटल इन लखनऊ। From whom did Gangu came to know about Gomti's whereabouts? Whereabouts का मतलब वो कहाँ पर है, उसका हाल खबर। ठीक है, whereabouts मतलब हाल खबर। तो गंगू को गोमती का हाल खबर किससे पता चला, कहाँ है ये सब, कहाँ पता, कौन बताया? गोमती का किसी फ्रेंड। ठीक है, गोमती's friend. How did Gangu show the child to the narrator with a pride of an athlete displaying his trophy? मतलब ऐसे दिखा रहा था जैसे उसको बहुत बड़ा ट्रॉफी विन किया है। ठीक है उसने। Why was the narrator surprised at Gangu's display of the child with such happiness? Narrator surprised क्यों हो गया था? ठीक है, क्योंकि चाइल्ड 6 month ऑफ गंगूज मैरिज में हो गया था। ठीक है, मतलब उसके शादी का 6 महीना में ही वो बच्चा हो गया था। समझ में आया? When Gangu's wife came back to him, Gangu accepts her. How many days did Gomti suffered during childbirth? 3 days and 3 nights. ठीक है, चलो इसी के साथ ये चैप्टर भी हो जाता है। अब करवाएंगे अगला चैप्टर। चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5, आउट ऑफ बिजनेस। ठीक है, हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी आउट ऑफ बिजनेस? आर के नारायण। आर के नारायण वॉज born on 10 October 1906। 1906, ठीक है, 1906। Who is the protagonist of the short story Out of Business? Rama Rao। Rama Rao, ठीक है, Rama Rao। What is the setting of R.K. Narayan's Out of Business? Out of Business जो ये स्टोरी है, इस कहाँ पर सेट है, कहाँ पर बेस्ड है? ये है मालगुड़ी में। ठीक है, नेम द फिक्टिशियस टाउन ऑफ R.K. नारायण। मालगुड़ी। फिक्टिशियस का मतलब ऐसा चीज है कि जो एग्जिस्ट नहीं करता, इन रियलिटी नहीं है, लेकिन रियल कोई जगह के आसपास में उसको बेस करवाया गया है। ठीक है। What is the central conflict of Out of Business? A protagonist struggle with property. ठीक है। Rama Rao was the Malgudi agent of which company? A gramophone company. ग्रामोफोन का कंपनी का एक एजेंट था। Where did the gramophone company have a factory? वो फैक्ट्री कहाँ था? नॉर्दर्न इंडिया में। ठीक है, फैक्ट्री था नॉर्दर्न इंडिया। How long did Rama Rao's business run well? 5 साल तक बहुत अच्छे से चला। Where did he build a small bungalow? ठीक है, कहाँ पर एक बंगलो बनाया था? In the extension। ठीक है। What did Rama Rao think of buying an old baby car? ठीक है, एक पुराना गाड़ी किनना चाहता था, बच्चे लोग का गाड़ी। ठीक है, ओल्ड बेबी कार। The gramophone company automatically collapsed when the bank in Dash crashed, which was the result of the financier's death. ठीक है, बैंक इन लाहौर, अच्छा, बैंक इन लाहौर crashed, which was the result of financier's death in Bombay. ठीक है। What led to the crash of the bank in Lahore? Death of an Bombay financier. ठीक है। How did the Bombay financier die? In a car accident. Why was the Bombay financier's death thought to be a suicide? Bombay financier का जो डेथ था उसको सुसाइड क्यों सोचा जा रहा था? क्यों? क्योंकि उससे पहले उसकी वाइफ उसके कैशियर के साथ भाग गई थी। ठीक है, his wife eloped. With whom did the Bombay financier's wife elope? With the Bombay financier's cashier. ठीक है। How old was Rama Rao? कितना उम्रदार था? Approaching 40। ठीक है, 40 साल की उम्र पहुंचने वाला था वो। ठीक है। Where did Rama Rao shift his family during the period of financial crisis? A very small house behind the market. मार्केट के पीछे में एक छोटा सा घर रेंट लेकर के रह रहा था। What was their only source of income during the period of crisis? Rent from their bungalow. ठीक है, जो बंगलो से उनका बंगलो से रेंट आता था उसी से। Rama Rao's wife is always waiting at the door. ठीक है, at the door. How did Rama Rao's wife and children wait for him? With anxious faces. ठीक है, हैरान परेशान फेस। ठीक है। Which kind of neighbors did Rama Rao's wife have in the extension? किस तरह का नेबर्स था? फ्रेंडली नेबर्स।
हाउ ऑफन वर रामाराव चिल्ड्रन गिवन न्यू क्लोथ्स? वंस इन 3 months. ठीक है, वंस इन 3 months. नेम द जर्नल दैट कंसिस्टेड द क्रॉसवर्ड पजल. द कैप्टन. ठीक है, द कैप्टन. वेयर डिड रामाराव कम अक्रॉस द जर्नल? कहाँ से वो जर्नल के मतलब वो जर्नल को उसको मिला, कहाँ से मिला? ठीक है, रीडिंग रूम था, जो जुबली रीडिंग रूम. ठीक है. हाउ मेनी पेजेस डिड द जर्नल हैव? 4 पेज का जर्नल हुआ करता था. ठीक है, 4 पेजेस. व्हाट वाज द स्पेशल ऑफर दैट द जर्नल अनाउंस? स्पेशल ऑफर था 8,000 रुपीज का. रेगुलर ऑफर था 4,000 रुपीज का फर्स्ट प्राइस. स्पेशल ऑफर था 8,000 रुपीज का. ठीक है. हाउ मच मनी डिड रामाराव आस्क फ्रॉम हिज वाइफ फॉर सेंडिंग 4 entries ऑफ द पजल? ठीक है, 5 रुपया. 4 एंट्री के लिए 5 रुपया. समझ में आया? What did Ramarao decide to do when he realized that he did not win? वो क्या डिसाइड किया जब वो नहीं जीता? ये रियलाइजेशन उसको होता है कि वो हार चुका है, वो नहीं जीता ये मतलब पजल वाला जो एंट्रीज था. तो वो क्या डिसाइड किया? टू कमिट सुसाइड. ठीक है, मर जाना चाहता था. Ramarao moved along the railway station road for suicide. For which train did Ramarao wait as he lay across the railway tracks? ट्रेन फ्रॉम ट्रिचिनोपोली. ठीक है, ट्रिचिनोपोली एक जगह है, वहां से जो ट्रेन आने वाला था उसके लिए इंतजार कर रहा था. ठीक है. What did Ramarao come to know as he walked back to the station? The goods train had derailed and delayed all train by 3 hours. ठीक है, एक मालगाड़ी आ रहा था जो डीरेल हो गया और जिस वजह से और मतलब जो बाकी ट्रेन है उस रूट का वो 3 घंटा के लिए डिले हो चुका. समझ में आया? What did Ramarao do after he came to know of the derailment? Derailment के बारे में उसको पता चला तो वो क्या करता है? वो thank God profusely for showing him mercy. ठीक है, भगवान को प्रार्थना करता है. What did Ramarao's wife inform him while he sat down to eat? जब वो खाने के लिए बैठा तो रामाराव की वाइफ उसे क्या बताती है, क्या समझाती है? ठीक है, वो बताती है कि उनका जो टेनेंट है, यानी जो उनका बंगलो में रेंट पे रह रहा है, उन लोग बंगलो खरीदना चाहता है. ठीक है. हाउ मच मनी वुड रामाराव गेट बाय सेलिंग हिज बंगलो? अपना बंगलो बेचने के बाद उसको कितना पैसा मिलेगा? ठीक है, 4,500. ठीक है, 4,500 रुपया. हाउ मच मनी डिड रामाराव इंटेंड टू कीप फॉर हिमसेल्फ एंड फ्रॉम द 4,500 रुपीज? कितना रुपया अपने पास रखना चाहता था? देखो, 500 रुपया अपने पास रखना चाहता था, 500 रुपीज. ठीक है, 500 रुपीज अपने पास रखना चाहता था और बाकी पैसा वाइफ को देना चाहता था. ठीक है. व्हाट डिड रामाराव डिसाइड टू डू आफ्टर सेलिंग हिज बंगलो? एक अपना बंगलो को बेचने के बाद वो चाहता था कि एक बेटर लोकेलिटी में मूव करें. ठीक है. एट द एंड ऑफ द स्टोरी आउट ऑफ बिजनेस, वेयर डिड रामाराव अल्टीमेटली डिसाइड टू गो सर्च फॉर वर्क? कहां पर वो वर्क ढूंढना चाहता था? मद्रास में. ठीक है. चलो, ये चैप्टर भी हो गया है, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं. जो अगला आपका लास्ट चैप्टर रहेगा सिलेबस का, उसके एमसीक्यूज पे. चलिए स्टार्ट करते हैं. चैप्टर 6, आई हैव अ ड्रीम. ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. आई हैव अ ड्रीम इज अ स्पीच डिलीवर्ड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैज रिटन द लेसन. ठीक है, मतलब ये दो क्वेश्चन मर्ज करके दिया है कि आई हैव अ ड्रीम ये स्पीच किसने दिया था? इसका आंसर है मार्टिन लूथर किंग जूनियर. और मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कौन सा लेसन लिखा है? वो है आई हैव अ ड्रीम. ठीक है. एज वी वॉक वी मेक द प्लेस दैट वी शैल स्लैश द नीग्रोज मस्ट मेक द प्लेस दैट दे शैल ऑलवेज गो फॉरवर्ड. ठीक है, मार्च फॉरवर्ड, ऑलवेज मार्च फॉरवर्ड, आगे की तरफ बढ़ेंगे. हु फॉट फॉर द राइट्स ऑफ द गेटोज एंड नीग्रोज? अब्राहम लिंकन. अच्छा, अब्राहम लिंकन नहीं, वो उन्होंने एक मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जिसकी वजह से उनको राइट्स मिला था. ठीक है, और यहां पर होना चाहिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर. ठीक है ना. मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड द स्पीच इन लिंकन मेमोरियल. लिंकन मेमोरियल में दिया था स्पीच. ठीक है ना. The Bank of Justice for Negroes is the bank of or the Bank of Justice is bankrupt. ठीक है, bankrupt यानी कि बर्बाद हो चुका है. मार्टिन लूथर won the Nobel Prize for Peace. उनको पीस के लिए नोबेल प्राइज मिला था. अब्राहम लिंकन साइंड डैश फॉर द फ्रीडम ऑफ निग्रोज. ठीक है. इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन. इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन एक मतलब ट्रीटी समझ लो, कॉन्ट्रैक्ट समझ लो. इसकी वजह से क्या हुआ? निग्रोज को फ्रीडम मिला था, इक्वल राइट्स का मतलब जो है प्रॉमिस मिला था, वो सब चीज. ठीक है ना. मार्टिन लूथर किंग डिसलाइक्स डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन व्हाट? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है. अब्राहम लिंकन मेड अ फेमस स्पीच अगेंस्ट slavery, bankruptcy, poetry, corruption.
ठीक है, स्लेवरी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, अब देखो मैं बार बार नाम रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है, बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। मार्टिन लूथर डिलीवर्ड द फेमस स्पीच ऑन, ठीक है, 28 अगस्त 1963, 28 अगस्त 1963, ठीक है। America has given Negroes a dash which has come back marked with insufficient stuffs, a bad check, ठीक है, एक खराब चेक दिया था। Who is known as Black Gandhi? Martin Luther, ठीक है। The condition of Negroes was appalling, blessed, frightening, alarming, appalling, ठीक है, appalling। मार्टिन लूथर एडवोकेट स्ट्रगल, नॉन वायलेंट स्ट्रगल, ठीक है, अहिंसा। मार्टिन लूथर किंग वॉज ग्रेट ओरेटर एंड अ डैश ऑफ अमेरिका, ठीक है, ग्रेट ओरेटर एंड सोशल एक्टिविस्ट ऑफ अमेरिका। द लिप्स ऑफ गवर्नर ऑफ डैश, ठीक है, आर ड्रिपिंग विद द वर्ड्स ऑफ इंटरपोजिशन एंड नलिफिकेशन। यहाँ पर अलाबामा होना चाहिए, ठीक है, गवर्नर ऑफ अलाबामा, या कैसे स्पीच में लिखा हुआ, ठीक है। Martin Luther dreamed that one day his children would be identified not because of their skin but by the content of their character. Martin Luther had 4 children, ठीक है। Martin Luther belonged to the USA, ठीक है। उसके बाद Martin Luther was a civil rights activist. Nobel Prize for Peace was given to Martin Luther in 1964, 63 में उन्होंने स्पीच दिया था, 64 में उनको ये मतलब पीस के लिए नोबेल प्राइज मिला था। मार्टिन लूथर वाज अ नीग्रो, ठीक है। अब देखो एक बात हम फिर से क्लैरिफाई कर दे रहे हैं, यहाँ पर हम नीग्रो वर्ड यूज कर रहे हैं तो ये मेरे लिए मेरा वर्ड नहीं है भाई, कोई इसको गलत तरीके से मत लेना, आई एम नॉट बीइंग रेसिस्ट। ये जो वर्ड्स है मार्टिन लूथर का खुद का यूज किया वो वर्ड्स है, ठीक है। तो उस हिसाब से ही चैप्टर में भी मेंशन किया हुआ, उस हिसाब से क्वेश्चन में वर्ड मेंशन है तो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। आई एम नॉट बीइंग डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, हम कोई भी रेसिज्म प्रमोट नहीं कर रहे, ठीक है। तो प्लीज हाँ, कोई ऐसा वैसा कमेंट में मत लग जाना कि भाई ब्रांड नहीं है तो मजाक उड़ाओगे, ये सब मत बोलना, ठीक है। चलो, लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्टोन माउंटेन ऑफ जॉर्जिया, ठीक है। Emancipation Proclamation gave the Negroes freedom from slavery. Martin Luther King uses the unique imagery of a valley to represent bad times, ठीक है, bad times. Which repeated phrase in King's speech, ठीक है, has additional power because it is from a familiar patriotic song, ठीक है। Let freedom ring एक patriotic song है। King says his dream is rooted in American dream, ठीक है। The overall tone of King's speech is inspiring, hopeful, ठीक है। Which state does the king refer to be sweltering with the heat of injustice and oppression? Mississippi. Martin Luther King said that Negro was suffering due to segregation and discrimination. Martin Luther King had a dream that one day his children would rule over white, would live in a nation where they would be judged on the basis of their character and not the color of their skin. King Luther was born in 1929. What was the occasion when King Luther या फिर Luther King delivered his speech, ठीक है। The March on Washington for Jobs and Freedom. Which state is mentioned in the speech in the context of Red Hills, ठीक है। Red Hills के context में कौन सा state mention किया गया? Georgia. What is the central theme of Martin Luther I have a dream speech, ठीक है। Racial justice and equality. In which city did Martin Luther King deliver I have a dream speech? Washington DC, ठीक है। What does Martin Luther express a dream of in the line let freedom ring, ठीक है। ये होगा सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। इसी के साथ ये वाला भी हो जाता है आप लोग का, ठीक है, ठीक है। अब देखो जितना भी आप लोग का सिलेबस में चैप्टर्स था उसका जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो इसके थ्रू हम करवा दिए, ठीक है। अब आप लोग को क्या करना है,
आप लोग को चैप्टर समझना है, उसके लिए हम लोग का जो वीडियो पहले से दिया हुआ है, ठीक है, प्लेलिस्ट है, उसमें हर चैप्टर वाइज चैप्टर समझाया गया है, उसके बाद जो एमसीक्यू डिस्कस किया गया वो देख लेना है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको लग रहा है आपको एमसीक्यू यहाँ से हो गया है, तो आप बस एक काम करो, हम लोग का जो एक और वीडियो है उसमें क्या है कि सिर्फ चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन रहेगा, वो मिल जाएगा, तो उसमें जाके चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देख लो, क्योंकि चैप्टर समझना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद ये जो टेस्ट है, ये जो ब्लॉग है, यहाँ पर आओ, हम लोग का वेबसाइट में आओ, ये जो ब्लॉग सेक्शन है यहाँ पर क्लिक करो, यहाँ पर आपको पहले में ही मिल जाएगा सेम 1 नोट्स एंड एमसीक्यू। इसको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज जिस तरह से मैं पढ़ा रहा था आपको भी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जाकर के क्वेश्चंस का खुद से टेस्ट दो, खुद से देखो कि आपको कितना नॉलेज हुआ, कितना सही आंसर्स पता है, ठीक है, और खुद को रीवेरीफाई कर लो, नहीं पता है तो फिर से पढ़ो, फिर से वीडियोस देखो, ठीक है। एंड आई होप आपको किसी और चैनल में जाने का और जरूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ पर ही आपको सारा जितने तरह का वीडियोस चाहिए सब कुछ मिल जाएगा। एग्जाम से पहले देख रहे हो, फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। और इसी जो क्विज है, ये जो इंटरैक्टिव सेशन बनाया गया है, ये वाला ब्लॉग, इसमें हम लोग और भी क्वेश्चंस फर्दर ऐड करवा देंगे, ठीक है, जिससे और भी कुछ टॉपिक्स या और भी कुछ क्वेश्चंस कवर हो जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।